इंडियन सबकॉन्टिनेंट की लंबी और समृद्ध इतिहास में अल्कोहल का उपयोग एक बड़ी दुविधा का मुद्दा रहा है। एक समय था जब शराब को देवी यानी कि डिवाइन माना जाता था और लगभग सभी बीमारियों के इलाज के लिए दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसी शराब को विभिन्न बीमारियों, सामाजिक विकारों और मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार माना गया। शराब के प्रति इसी द्वंद्व को पूरे इतिहास में देखा जा सकता है। अल्कोहल के अलावा शायद ही कोई अन्य पदार्थ होगा जिसे मानव जाति से प्रशंसा और निंदा दोनों प्राप्त हुई। वैदिक युग से मुगल तक और ब्रिटिश राज से लेकर आधुनिक युग तक भारत में अल्कोहल कंजप्शन की एक कलरफुल हिस्ट्री रही है। तो आइए जानते हैं भारत में शराब के इस दिलचस्प इतिहास को। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का उद्देश्य शराब या किसी भी मादक पदार्थ का प्रचार करना नहीं है, बल्कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस को सेंटर में रखकर बनाई गई है। दोस्तों, अल्कोहल बेवरेजेस का प्रचलन हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी अल्कोहल ड्रिंक के प्रमाण मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्टिलेशन टेक्निक का ज्ञान रखने वाली पहली सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ अन्य स्थलों से मिली मिट्टी की वस्तुएं जैसे कि डिस्टिलेशन आइटम्स का एक पूरा सेट यह स्पष्ट करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बेवरेजेस के डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन जैसी टेक्निक को जानते थे और इसका इस्तेमाल भी करते थे। प्री आर्यन पीरियड में मसाला नामक पेय पदार्थ की जानकारी मिलती है जो राइस और बार्ली को मिक्स करके बनाया जाता था। इसके अलावा शुरुआती डिस्टिलेशन शराब ज्यादातर बेसिका लेटिफोलिया उर्फ मधुका इंडिका या महुआ फूल से बनाई जाती थी। महुआ आज भी लोकप्रिय रूप से उन जगहों पर जाना जाता है जहां इसे उगाया जाता है, जिसमें से मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। भारत में शराब का पहला डिस्क्रिप्शन वेदों के साथ प्रकट होता है। 1700 बीसी के दौरान प्राचीन साहित्य ऋग्वेद में सोमा और ब्रह्मण्य जैसे दो नशीले पदार्थों के बारे में बताया है। सोम को प्राचीन भारतीयों द्वारा पूजा में सबसे पवित्र अर्पण माना जाता था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडलास है, जिसमें 9th मंडलास और उसमें मौजूद 1014 यानी हिंद पूरी तरीके से सोमा को समर्पित है। इसमें सोमा नामक एक पौधे का उल्लेख है जिसको मादक द्रव्य माना गया है। हालांकि आज के दौर में यह सोमोपदा नहीं पाया जाता है। वैदिक कल्चर में सूरा नामक पेय पदार्थ का भी हमें जिक्र मिलता है जो कि राइस, व्हीट, शुगर कैन, ग्रेप्स और दूसरे कई फलों के साथ बना होता था। इसके अलावा प्राचीन संस्कृत साहित्य में और भी विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक बेवरेजेस का जिक्र मिलता है। जिनमें मेंढक प्रसाना, मेरिया, अरिष्ठा, मधु इत्यादि शामिल है। दोस्तों, मौर्य काल के दौरान चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में अंगूर से बनी शराब के सेवन करने की बात कही गई है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, वो भारत में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के ही सलाहकार थे। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजनीतिक शासन से लेकर सामाजिक रीति रिवाजों तक सब कुछ शामिल है। इस लेख में कपासिया नामक एक व्हाइट वाइन और हरा हुराक्का नामक रेड वाइन का जिक्र मिलता है। मौर्यास के समय भारत में उन पहली अवधियों में से एक था जो शराब की बिक्री को नियंत्रित किया गया था और उस पर टैक्स यानी कि कर भी लगाया जाता था। इसके साथ ही शराब उपभोग के नाम एक क्षेत्र बनाए जिसे हमारे समय की शुरुआती बार भी कहा जा सकता है। दोस्तों, हमने देखा कि अल्कोहल बेवरेजेस तो प्राचीन काल से प्रचलित है, पर क्या इनकी कंजप्शन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध था? कोई नियम था? दिशा निर्देश आयुर्वेद हमेशा से औषधि प्रयोजनों के लिए शराब के उपयोग के पक्ष में रहा है। ये मुख्य तौर पर रोगियों का ऑपरेशन करते वक्त इनका नार्कोटिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
लेकिन एंशिएंट फिजिशियन ने अल्कोहल कंजम्पशन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही थी। आयुर्वेदा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर में 3 बायोलॉजिकल एनर्जीज होती है, जिन्हें हम वात, पित्त और कफ के रूप में जानते हैं। एंशिएंट फिजिशियन का मानना था कि शराब के अत्यधिक सेवन से मानव शरीर में वात और पित्त तत्वों पर असर पड़ता है और जीवन शक्ति को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस प्रकार चिकित्सकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सर्दियों और वसंत के महीनों के दौरान हल्की शराब का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि गर्मियों और बरसात के मौसम में इसे परहेज करना चाहिए। चरक संहिता, जिसे औषधीय विज्ञान पर सबसे विस्तृत ग्रंथ माना जाता है, उसमें अल्कोहल और उसकी कंजम्पशन के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। चरक संहिता में लगभग 84 इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेजेस की सूची मिलती है, जिनमें अनाज, शहद, गन्ना, नारियल और ताड़ के पेड़ के रस और अंगूर, आम, खजूर, बेर, कदम और महुआ जैसे फूलों से बने पेय पदार्थ शामिल है। इनमें मदिरा यानी वाइन, शहद या गुड़ का उपयोग करके बनाया जाता था और फ्लेवर के लिए उसमें ढक्की के फूलों का रस मिलाया जाता था। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चाइनीज यात्री हुएन सांग ने अपने लेखन में जाति आधारित शराब पीने का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि क्षत्रिय लोग फल या फूलों से बनी शराब का सेवन करते थे, वैश्य लोग स्ट्रॉन्ग डिस्टिल अल्कोहल पीना पसंद करते थे, जबकि ब्राह्मण लोग फलों का रस पीना पसंद करते थे। अल्कोहल की तरफ ये एडवांस किसी एक भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं है, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर एक साथ हो रहा था। प्राचीन ग्रंथों में कश्मीर से आसाम और केरला तक व्यापक रूप से अल्कोहल कंजप्शन का जिक्र मिलता है। भारत के आदिवासी और जनजातीय समुदाय का शराब बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है। आसाम में उन्होंने लाओ पानी नामक बियर बनाया, जो आज भी तैयार की जाती है, जबकि भारत के मध्य क्षेत्रों में आदिवासी महुआ के फूल फर्मेट किए हुए चावल और बाली यानी जौ से बने पेय पदार्थ बनाते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में अपना एक स्थानीय मादक पेय है, जिसको लुगदी नाम से जाना जाता है। इसे अनाज को पकाकर बनाया जाता है। बियर ऑफ हिमालयस के रूप में प्रसिद्ध छांग सिक्किम के लेप्चा कम्युनिटी के द्वारा अपने देवी देवताओं को भेंट के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड और बिहार के आदिवासी लोगों के बीच हांडिया नामक अल्कोहल ड्रिंक विख्यात है। यहाँ मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान इसे देवी देवताओं को अर्पण करने के साथ साथ प्रसाद के रूप में इसका सेवन किया जाता है। दोस्तों, वाराणसी को हम हमेशा से शिव की नगरी के नाम से जानते हैं। लॉर्ड शिवा भांग और धतूरा जैसे नशीले पदार्थों के प्रेमी माने जाते हैं। काशी अथवा बनारस गौतम बुद्ध के समय अंतिम उत्सव और त्योहारों का एक आनंदमय शहर रहा है। एक बुद्धिस्ट जातों में मदिरोत्सव शब्द का जिक्र मिलता है। इस त्योहार के दौरान काशी के राजा अपनी सभी प्रजा को मुफ्त में अल्कोहलिक ड्रिंक्स पेश किया करते थे। मदिरोत्सव के अवशेष आज भी प्याला के मेले में देखे जा सकते हैं। इस मेले में कुछ समुदाय के लोग अपनी कुल देवी को मदिरा का भोग चढ़ाते हैं और पूजा याचना करते हैं। अगर हम सदर रीजन की बात करें तो यहाँ के पसंदीदा ड्रिंक ताड़ी यानी कि तौड़ी था, जिसे ताड़ के पेड़ के रस से बनाया जाता था। संगम लिटरेचर की एक कृति पुराना नुरू में मालाबार कोस्ट और वहां के लोगों के बीच ताड़ी यानी तौड़ी के प्रचलन की बात कही गई है। एंशिएंट टाइम के बाद शराब का प्रचलन मुगल और ब्रिटिश काल में भी रहा। तो आइए एक नजर डालते हैं मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान अल्कोहल कंजप्शन के पैटर्न पर। हालांकि इस्लाम धर्म शराब की सेवन पर रोक लगाता है, लेकिन 13वीं शताब्दी में शुरू हुए सल्तनत काल से लेकर भव्य मुगलों तक कई शासकों ने नियमित रूप से शराब का सेवन किया। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी ऑटोग्राफी बाबरनामा में शराब और भांग के सेवन का जिक्र किया था। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर से लेकर शाहजहां, औरंगजेब तक सभी शराब और भांग का सेवन किया करते थे, कोई ज्यादा तो कोई कम। कॉलोनियल पीरियड में भी अल्कोहलिक ड्रिंक का एक अलग वर्जन देखने को मिला। पोर्टुगीज ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर पाए जाने वाले अल्कोहलिक की सूची में
काजू के फल से बने डिस्टिल फेनी को ऐड किया। आज के समय में फेनी गोवा का एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। इसके साथ ही ब्रिटिश कब्जे के बाद भारत में अल्कोहल कंजप्शन में धीमी और लगातार वृद्धि देखने को मिली। ब्रिटिशर्स ने ताड़ी के व्यापक उपयोग के चलते शराब पर टैक्स लगाना शुरू किया। इसके साथ विनयार्ड्स और ब्रेवरीज को प्रोत्साहित किया गया। इस समय के आसपास देश में लो अल्कोहलिक कंटेंट वाले ड्रिंक की जगह धीरे धीरे अधिक अल्कोहल मात्रा वाले डिस्टिलरी बेवरेजेस प्रचलन में आने लगे। ये सभी परिवर्तन आज के उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक बेवरेजेस का एक प्रारंभिक कदम थे। इसके साथ ही 1805 में कानपुर उत्तर प्रदेश में देश की पहली डिस्टिलरी प्रस्थापित की गई, यानी कि एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे डिस्टिलेशन प्रोसेस से स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती है। उसके बाद इसी राज्य में शाहजहांपुर में एक और यूनिट स्थापित की गई। 1901 तक 14 रजिस्टर्ड डिस्टिलर्स थे और भारत की आजादी के बाद ये संख्या बढ़कर 40 हो गई। अल्कोहल कंजप्शन और इसकी प्रचलन के इस बढ़ते हुए क्रम में भारत में कई सामाजिक कुरीतियां भी बढ़ने लगी, जिसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति घरेलू हिंसा शामिल है। इसके अलावा शराब के अत्यधिक सेवन से कई बीमारियां और दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ने लगी। हमारे देश की कई सामाजिक कार्यकर्ता और खास करके महात्मा गांधी जी अल्कोहल कंजप्शन पर रोक लगाना चाहते थे। आइए देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में अल्कोहल कंजप्शन के प्रति क्या परिवर्तन आए। दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए प्रयासों ने भारत में बड़े पैमाने पर शराबबंदी आंदोलन को सुगम बनाया और इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनरी के अप्रूवल के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंतर्गत शराबबंदी को जगह मिली। भारत के संविधान के आर्टिकल 47 में राज्यों को औषधियों के उद्देश्य को छोड़कर सभी हानिकारक नशीले पदार्थ के उपयोग पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि संविधान में शराब के उपयोग पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन अल्कोहल पॉलिसी एक सब्जेक्ट है। अल्कोहल संबंधित कानून उत्पादन दर और उसकी बिक्री पर राज्यों का पूरा नियंत्रण रहता है। आधुनिक युग में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया टैक्स लगाना और स्ट्रीट रेवेन्यू में इजाफा करने का मार्ग कई भारतीय राज्यों द्वारा अनुकरण किया गया। देश में अल्कोहल कंजप्शन को लेकर काफी विविधता है। कुछ ऐसे भी राज्य है जहां सबसे ज्यादा अल्कोहल की खपत होती है, वहीं कुछ ऐसे भी है जहां इसके कारोबार पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। और सबसे ज्यादा प्रचलन छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में देखने को मिला। वहीं वर्तमान में केवल मिजोरम, नागालैंड, गुजरात, बिहार राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप में शराब पर प्रतिबंध है। इन राज्यों को ड्राई स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों ने अपने आधिकारिक क्षेत्र में लीगल ड्रिंकिंग एज को स्थापित किया। कुछ राज्यों में ये 18 वर्ष है, जबकि कुछ में 21 और 25 वर्ष भी है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद आज के वक्त में भारत दुनिया में शराब के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है। कई दशकों से शराब का सेवन भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, इतिहास के इस विषय पर चिंतन इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में शराब पीना पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर से इंपोर्ट नहीं हुआ है। एक सामान्य धारणा है कि मदिरापान की बुराई मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से आई है। हालांकि इनकी भूमिका हाल में अल्कोहल कंजप्शन में बदलती आदतों और रुझानों की तरफ जरूर रही है। लेकिन प्राचीन समय से ही देश में हैबिचुअल ड्रिंकिंग के प्रमाण मिले हैं और ये भारतीय संस्कृति का एक मुख्य और विभिन्न अंग के रूप में रहा है। तो दोस्तों, ये थी अल्कोहल की कहानी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।